अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट को डिस्कस कर चुके हैं और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए। बेसिकली हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल किस तरह से मूव करते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो उनकी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या-क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और इवन वायरसेस भी हमारे पास। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे तो ये बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे और ये हमारे पास जो 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के ज़रिए क्रॉस करेंगे एंड दीज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस आर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो पहले हम एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो हमने डिस्कस किए, लार्ज पार्टिकल ये हमारे पास सेल में एंटर करेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्पेशलाइज्ड फंक्शन के ज़रिए, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। हमारे पास क्या होता है, किस तरह से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमारे पास एंडोसाइटिक वेसिकल्स बनती हैं। लाइक इस तरह से हमारे पास वेसिकल्स बनती हैं और उन्होंने बाहर से जो चीज़ें अंदर लेके आनी होती है। एंडोसाइटोसिस मीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अंदर लेके आना है। तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम और जो कंटेंट उसने लेना है उसको क्लोज करेगी और फिर ये वेसिकल इस तरह से अंदर आके पिंच ऑफ हो जाएगी और हमारे पास वो कंटेंट सेल के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एंडोसाइटोसिस है। हम एंडोसाइटोसिस की टाइप्स को देखेंगे। तो एंडोसाइटोसिस हमारे पास 2 टाइप की होती है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज़ बेसिकली सेल ईटिंग के सेल जब हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर को या फिर किसी लार्ज पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा होता है, जबकि पिनोसाइटोसिस हमारे पास बेसिकली सेल ड्रिंकिंग है, जिसमें हमारे पास सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और उसके डिसॉल्व्ड कंटेंट को अंदर लेके आ रहा होगा। तो पहले हम फैगोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जब लार्ज पार्टिकल जैसा कि वायरसेस, बैक्टीरिया, इनकी जब इनगल्फमेंट होती है तो बेसिकली हमारे पास फैगोसाइटोसिस या किसी भी पार्टिकुलेट लार्ज मैटर की इंजेक्शन होती है हमारे पास। अब बेसिकली फैगोसाइटोसिस अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्रोफेजेस, हमारे पास एक सेल टाइप है जो कि फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। ये हमारे पास हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास मैक्रोफेजेस किस तरह से फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफेजेस की सेल मेम्ब्रेन पे हमारे पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास फॉल्स फूड प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो भी पार्टिकल है उसके इर्द गिर्द इस तरह से सराउंड करेंगे हमारे पास और फिर उस पार्टिकल को इस तरह से अंदर की तरफ ले आएंगे। इस तरह से पूरी तरह से उसको कवर करके, शील्ड करके, उस पार्टिकल को सराउंड करके हमारे पास वो सूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम फैगोसोम बोलेंगे और जो कि बाद में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट कर लिया जाएगा। बेसिकली इस हमारे पास इस फैगोसोम को अंदर लाने के लिए, इन्वेजिनेट करवाने के लिए हमारे पास सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, जो कि एक्टिन वगैरह और दूसरे कंट्रक्टाइल फाइबर जो कि प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो इन फैगोसाइटिक वेसिकल को नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस वेसिकल को अंदर की तरफ पुश कर लेते हैं। जब हमारे पास ये वेसिकल इस तरह से ये फैगोसोम सेल के अंदर आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास वो पार्टिकुलेट मैटर भी प्रेजेंट है, वो वायरस या वो बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसके साथ ये मिल जाएगी हमारे पास और बेसिकली लाइसोसोम इसके कंटेंट को डाइजेस्ट करवा देगा। तो फैगोसोम और लाइसोसोम जब हमारे पास आपस में मिलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम फैगोलाइसोसोम बोलते हैं और वो बेसिकली उन पार्टिकुलेट मैटर की डाइजेशन करवा रहा होता है। अगर हम पिनोसाइटोसिस को डिस्कस करें तो पिनोसाइटोसिस इज बेसिकली सेलुलर ड्रिंकिंग, कि हमारे पास सेल किस तरह से फ्लूइड और उस फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको किस तरह से सेल के अंदर लेके आता है। तो हमारे पास पिनोसाइटोसिस, हम 2 टाइप ऑफ पिनोसाइटोसिस पढ़ेंगे। एक हमारे पास फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस और एक हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड अब्जॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस। फ्लूइड पिनोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और बाकी जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको वेसिकल्स बना के, स्मॉल वेसिकल्स बना के सिंपली उसको बाहर से हम, फॉर एग्जांपल बाहर से अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और फ्लूइड कंटेंट को हम अंदर लाना चाह रहे हैं तो हम उसको इस तरह से वेसिकल्स बना के अंदर ले आएंगे और ये बेसिकली हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस होता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास एनर्जी यूज हो रही होती है। एंडोसाइटोसिस भी हमारे पास एक्टिव प्रोसेस था। तो बेसिकली हमारे पास एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम सोल्यूट पार्टिकल और बाहर के फ्लूइड कंटेंट को वेसिकल्स बना के अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। अब हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस और फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस में क्या फर्क होता है। रिसेप्टर मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस में हमारे पास बेसिकली एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो रिसेप्टर्स एक सेलेक्टिव, एक स्पेसिफिक हमारे पास मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा एक जगह पे थोड़ी सी इस तरह से थोड़ी सी इन्वेजिनेशन हुई होती है। इस रीजन को बेसिकली हम कोटेड पिट्स बोल रहे होते हैं। इन कोटेड पिट्स में हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो ये रिसेप्टर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इन रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास आके कोई भी लाइगेंड मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, लाइक वो मॉलिक्यूल जिसको हमने सेल के अंदर लेके आना है, वो फ्लूइड कंटेंट हमारे पास यहाँ पे आके अटैच होगा। अब हमारे पास ये अगर साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अडॉप्टर प्रोटीन्स बोल रहे होते हैं। ये अडॉप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। अब ये अडॉप्टर प्रोटीन जब हमारे पास इस रिसेप्टर के साथ लाइगेंड आके अटैच होता है, तो ये साइटोप्लाज्म से आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाती हैं। और फिर जब ये अडॉप्टर प्रोटीन आती है, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिनको हम क्लेथरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये क्लेथरिन प्रोटीन्स आके इन अडॉप्टर प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं सेल ड्रॉ कर दूँ, इतना सा मेरे पास सेल है, तो ये मेरे पास इसका साइटोप्लाज्म वाला रीजन है। इस साइटोप्लाज्म वाले रीजन में क्लेथरिन और अडॉप्टर्स प्रेजेंट थी। पहले अडॉप्टर्स आके अटैच हुई, अब क्लेथरिन प्रोटीन्स यहाँ पे आके अटैच होंगी। अब इन क्लेथरिन प्रोटीन ने बेसिकली इन्वेजिनेशन करवानी है, लाइक ये इस तरह से नीचे की तरफ खींचेंगी इसको। ये जो हमारे पास ये जो पिट है जिसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर और ये लाइगेंड अटैच है, इस कोटेड पिट को इस तरह से नीचे की तरफ पुल करेंगे हमारे पास। इसके अलावा क्लेथरिन के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्टिन मायोसिन का कंट्रैक्टाइल जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन में, वो भी हमारे पास इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे। तो बेसिकली क्लेथरिन ने हमारे पास इन्वेजिनेशन करवाई। अब जब हमने इन्वेजिनेशन करवा ली क्लेथरिन ने, तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ, और ये इस तरह से क्लेथरिन की वजह से ये हमारे पास अंदर की तरफ आ चुकी है। ये रिसेप्टर को भी साथ अंदर लेंगे, उसके साथ जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है वो भी अटैच है, और हमारे पास इस वेजिकल के साथ क्लेथरिन इस तरह से अटैच है। अब बेसिकली हमारे पास एक कोर प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में साइटोसोल में प्रेजेंट होती है, उसको हम डायनेमिन बोलते हैं। वो प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे आएगी और वो यहाँ से पिंचिंग करवाएगी, मतलब इसको तुड़वाएगी, इस वेसल को यहाँ से इसको अंदर लेके आएगी। तो ये बेसिकली डायनेमिन का काम है। डायनेमिन हमारे पास क्या करती है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस करवाती है। जीटीपी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको ब्रेक करवा के हमारे पास इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा के हमारे पास इस क्लेथरिन कोटेड वेजिकल की पिंचिंग करवाती है। तो हमारे पास इस तरह से ये डायनेमिन था, इसकी वजह से हमारे पास ये कट होके हमारे पास अंदर की तरफ आ गई है। अब इस वेजिकल को हम क्लेथरिन कोटेड वेजिकल बोल रहे हैं, इसको हम कोटेड पिट बोल रहे थे इस रीजन को, लेकिन अब इस वेजिकल को किसने कोट किया हुआ, क्लेथरिन ने, तो इसको हम क्लेथरिन कोटेड वेजिकल बोलते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास साइटोसोल के अंदर एक हमारे पास वेजिकल प्रेजेंट होगी जिसको हम एंडोसोम बोलेंगे। ये वेजिकल लाइजोसोम की तरह हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैरी नहीं कर रही होगी, ये सिर्फ आएगी हमारे पास, ये इसके साथ अटैच होगी क्लेथरिन कोटेड वेजिकल के साथ, और इसके अंदर हमारे पास जो लाइगेंड मॉलिक्यूल थे जो बाहर से पकड़ के लाई थी उनको ले लेगी। बाकी हमारे पास एक क्लेथरिन को भी छोड़ देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोर्शन अंदर आया उसको भी छोड़ देगी, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को भी छोड़ देगी। ये एंडोसोम जिसके अंदर हमारे पास लाइगेंड प्रेजेंट है जाके लाइजोसोम के साथ अटैच होगी और उनकी डाइजेशन हो जाएगी। अब इन क्लेथरिन का क्या होगा, क्लेथरिन हमारे पास वापस साइटोप्लाज्म में उसी तरह से प्रेजेंट हो जाएंगे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल वापस हमारे पास ऊपर चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोर्शन था वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस पोर्शन को रिकवर करने के लिए वापस चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस होती है। इसमें हमारे पास क्या थे, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व थे, इसलिए हम इसको रिसेप्टर मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस बोल रहे थे। इसमें बेसिकली हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे पास इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, और हमारे पास इन कोटेड पिट्स के जरिए उनको सेल के अंदर इंजेस्ट करवाया जाता है। एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोसाइटोसिस के बारे में, कि हमारे पास एक सेल है, फॉर एग्जांपल उस सेल के अंदर कुछ इस तरह से वेस्ट, कुछ इस तरह से कुछ हमारे पास वेजिकल्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें हमने रिलीज़ करवाना होगा, कुछ ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जिनको हमने सेल से रिलीज़ करवाना होगा, तो इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो हमारे पास ये जो वेजिकल होती है, इसकी कोई वेजिकल है फॉर एग्जांपल, इसको हमने बाहर एक्सपोर्ट करवाना है, ये वेजिकल हमारे पास फॉर एग्जांपल गोल्जी ऑपरेटस से मॉडिफाई हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन्स बना के गोल्जी ऑपरेटस में भेजता है, जिसको मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली वो प्रोटीन्स हमारे पास एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हमारे पास कोई हार्मोन भी हो सकता है जिसको हमने बाहर मूव करवाना है। उसके अलावा ये वेजिकल हमारे पास वेस्ट मटेरियल भी कंटेन कर सकती है। मूवमेंट ऑफ वेजिकल इज कैरीड आउट बाय साइटोप्लाज्मिक कंट्रक्टाइल एलिमेंट इन द माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम, लाइक हमारे पास जो माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम है उसकी मदद से हमारे पास ये वेजिकल मूव करेगी, और हमारे पास इस वेजिकल के कंटेंट को बाहर एक्सटर्नलाइज कर दिया जाएगा। अब बेसिकली हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के जरिए किन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन थी जो कि इस वेजिकल में प्रेजेंट थी, और उस प्रोटीन को हमने बाहर भेज दिया, और वो प्रोटीन फॉर एग्जांपल बाहर जाके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच हो जाती है, तो ये प्रोटीन बेसिकली हमारे पास
पेरिफेरल प्रोटीन का फंक्शन करेगी। वी नो कि पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास इस तरह से अटैच होती हैं बाहर एक्सटीरियर सरफेस पे, तो हमारे पास इस तरह से पेरिफेरल प्रोटीन का फंक्शन भी कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास ये जो कुछ भी था इस वेसिकल के अंदर वो बाहर जाके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट भी बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई प्रोटीन कोलेजन है फॉर एग्जांपल, इसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हमारे पास ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स हमारे पास, इनको हमारे पास बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हमारे पास हार्मोन्स लाइक इंसुलिन बना हुआ है, पैराथॉर्मोन, कैटेकोलामाइन्स, तो इनको भी इन्हीं ग्रेन्यूल में पैक करके हमारे पास बाहर रिलीज करवाया जा सकता है। तो ये था बेसिकली एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास किस तरह से मॉलिक्यूल आउटसाइड रिलीज होते हैं। एक्सोसाइटोसिस के बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे पास आइनोफोर्स। आइनोफोर्स हमारे पास क्या होते हैं? तो हमारे पास माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्मॉल साइक्लिक लिपिड सोलेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, जिनको बेसिकली हम आइनोफोर्स बोलते हैं। अब आइनोफोर्स हमारे पास क्या है? लिपिड सोलेबल मॉलिक्यूल्स हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड में जाके सोलेबल हो जाते हैं। इनको हमारे पास सिंथेसाइज कौन करवा रहा है? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास इनको सिंथेसाइज करवा रहे हैं। इनको बेसिकली हम आइनोफोर्स बोलते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जो पास नहीं हो सकते, तो उन सब्सटेंसेस को पास करने के लिए हमारे पास ये आइनोफोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और हमारे पास ये अनकंट्रोल्ड मूवमेंट अफाइन करवाएंगे। लाइक जो आयंस मूव नहीं कर सकते थे उनकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करवाएंगे, और इस तरह ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। अगर हम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ा था कि हमारे पास कुछ कैरियर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो अगर हमारे पास वो कैरियर और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स उन सब्सटेंसेस को मूव करवा रही थी जो कि हमारे पास खुद से मूव नहीं हो रहे थे, सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो रहे थे, तो हमें आइनोफोर्स कहाँ से आई, लाइक इनकी ज़रूरत कहाँ से पेश आई? तो आइनोफोर्स बेसिकली हमारे पास सेल का, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वो कैरियर, वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते, नॉट रेजिडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। इनको एट अ टाइम ज़रूरत पड़ने पर इनको इंसर्ट किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और बेसिकली इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवाने वाले जो होते हैं वो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं जो बेसिकली इनको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। तो हमने पहला तो ये देख लिया कि ट्रांसपोर्टर्स जो थे हमारे पास, कैरियर और चैनल्स, उनके साथ इनका क्या डिफरेंस है, अगर वो थे तो इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टर्स को देखा था कि वो हाईली रेगुलेटेड थे, मतलब उनको सेल रेगुलेट कर रहा था, ऐसा ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बाहर या अंदर लेके आ रहे थे। अगर हम सोडियम पोटाशियम पंप की बात करें तो हमारे पास एक खास तरीके से सोडियम और पोटाशियम को मूव करवा रहा था, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना रहे थे वो पंप्स। हमारे पास क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना रहे थे जो कि एक सेल के लिए हमारे पास ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम पोटाशियम पंप ने हमारे पास सोडियम का आउटसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा की हुई थी और पोटाशियम हमारे पास इनसाइड ज़्यादा था, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमारे पास क्रिएट हुआ है। अब हमारे पास आइनोफोर्स क्या करेंगे? आइनोफोर्स फॉर एग्जांपल हम अभी एक आइनोफोर को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेलिनोमाइसिन। यह हमारे पास पोटाशियम की मूवमेंट करवाता है। तो जब भी हमारे पास पोटाशियम को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएगा, बेसिकली एक पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा, लाइक सब्सटेंसेस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो पोटाशियम हमारे पास इनसाइड ज़्यादा प्रेजेंट है, पोटाशियम को इनसाइड से बाहर की तरफ लेने लग जाएगा, बाहर की तरफ लेके जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो कि हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप ने क्रिएट किया हुआ था, ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को डिसरप्ट कर रहा है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा था और बाहर कम था, लेकिन ये उस पोटाशियम को बाहर लेके जा रहा है। तो बेसिकली आइनोफोर्स हमारे पास अनकंट्रोल्ड मूवमेंट अफाइन करवाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को डिसरप्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हमारे पास ये डिसरप्शन हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस इससे इफेक्ट होते हैं, जैसा कि एटीपी फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह से इफेक्ट होगी कि हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट बना होता है। तो आइनोफोर्स हमारे पास बेसिकली ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करें तो ये इन प्रोसेसेस को भी डिस्टर्ब करेंगे। उसके अलावा इस सेल सिग्नलिंग को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेल सिग्नलिंग को इस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम की ज़्यादा अमाउंट चाहिए, बाहर या अंदर कहीं भी चाहिए थी, तो इन्होंने इस ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरह से सेल सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करें। उसके अलावा ऑस्मोटिक बैलेंस को भी डिस्टर्ब करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे सोल्यूट पार्टिकल को ज़्यादा ले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इनसाइड द सेल हमारे पास कुछ पार्टिकल्स को ज़्यादा ले आते हैं, तो हमारे पास हम जानते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल के पीछे वाटर मूव करता है। जब वाटर मूव करेगा तो हमारे पास बेसिकली बर्स्टिंग काज करवा देंगे सेल की। तो आइनोफोर्स हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करके हमारे पास इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आइनोफोर्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं कैरियर आइनोफोर्स,
जिनको हम मोबाइल आइनोफोर्स भी बोलते हैं, और एक हमारे पास होते हैं चैनल टाइप ऑफ आइनोफोर्स। तो एक हमारे पास कैरियर टाइप है और एक हमारे पास चैनल टाइप है। अब कैरियर टाइप ऑफ हमारे पास कैसे होते हैं, ये मोबाइल कैरियर्स होते हैं, शटल्स, इनको हम शटल्स बोलते हैं। शटल्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हमारे पास एक आइनोफोर प्रेजेंट है। ये हमारे पास कैरियर टाइप ऑफ आइनोफोर है या फिर मोबाइल आइनोफोर। ये हमारे पास किसी भी लाइगेंड को, फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन है हमारे पास, ये पोटेशियम को इस तरह से अटैच करेगा, फिर ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेगा, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव होता होता आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके ये अंदर की तरफ मुंह खोलेगा और हमारे पास अंदर की तरफ उस सब्सटेंस को अंदर की तरफ भेजेगा। लाइक ये क्या करते हैं हमारे पास, ये सब्सटेंस को अटैच करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द लिपिड बायलेयर, और फिर इसको अंदर आके कर देते हैं। तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से होता है कि ये बाहर से हाइड्रोफोबिक होते हैं और इनका अंदर वो वाला रीजन जहाँ पे हमारे पास आयन ने आके अटैच होना है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक साइड के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और इनका हाइड्रोफिलिक रीजन उस आयन के साथ इंटरेक्ट करता है और इस तरह से वो आयन को अंदर मूव करवा के ले आते हैं। इनके बारे में हम याद रखेंगे कि लिपिड सोलेबल होते हैं, तो ये आराम से किसी भी मेम्ब्रेन में हमारे पास इंसर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इंसर्ट होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक माइक्रोब है, हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर एग्जांपल खतरा है, तो वो हमारे पास आइनोफोर्स अपनी बॉडी में अपने सेल के अंदर बनाएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर इनको रिलीज कर देगा। अब ये लिपिड सोल्यूबल है, वो जिस माइक्रोब का जो कंपिटिटर माइक्रोब होगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे हमारे पास, वहाँ पे खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएंगे बिकॉज दीज आर लिपिड सोल्यूबल। और फिर क्या होगा कि वो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आयन करवाएंगे और इस तरह से हमारे पास उस सेल की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, उस माइक्रोब की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इंसर्ट हो रहे होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में इनका क्या रोल होता है, बेसिकली हमारे पास अगर हमारे पास कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे पास, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स बेसिकली हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करते हैं। उन एंटीबायोटिक्स में हमारे पास आइनोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो आइनोफोर्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेलुलर मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं और हमारे पास वहाँ पे क्या करवाते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन में इंसर्ट होने के बाद हमारे पास उस सेल की ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्टर्ब करके वहाँ पे उसको स्वेल करवा के उसकी लाइसिस करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इनका रोल होता है। तो बेसिकली हमारे पास आइनोफोर्स एंटीबायोटिक्स, मोस्टली ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विलिनोमाइसिन की बात करें, ये हमारे पास एक कैरियर टाइप ऑफ आइनोफोर है। कैरियर वो है जो कि मूव कर रहा था, लाइक कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके यहाँ से बाहर ला रहा था। तो इसको हम याद रखेंगे कि हमारे पास पोटाशियम के लिए स्पेसिफिक है, हमारे पास पोटाशियम की मूवमेंट करवाता है। इसका सेंट्रल रीजन हाइड्रोफिलिक, पेरिफेरल रीजन हाइड्रोफोबिक। और फिर जब ये डिसिपेशन होती है ट्रांस मेम्ब्रेन आयन ग्रेडियंट, जहाँ पे ग्रेडियंट बना हुआ था, जब ये इसकी डिसिपेशन करवाएगा तो ये माइक्रोबियल सेल को ख़त्म करवा देगा। तो इस तरह से हमारे पास एक पोटेंट एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास उस माइक्रोबियल सेल का उस माइक्रोबियल सेल की लाइसिस करवा देगा और इस तरह से हमारे पास ये एज अ एंटीबायोटिक एक्ट करता है। हमारे पास एक और इसी तरह का जो कैरियर टाइप का हमारे पास आइनोफोर, दैट इज मोनेंसिन, जो कि सोडियम कैरिंग आइनोफोर है। अगर हम चैनल कैरिंग आइनोफोर की बात करें तो हमारे पास इस तरह से चैनल की तरह प्रेजेंट होते हैं, लाइक ये मोबाइल नहीं होते, इस तरह से चैनल की तरह प्रेजेंट होते हैं और ये किसी भी सब्सटेंस को मूव करवाते हैं। तो ये हमारे पास चैनल टाइप के होते हैं और चैनल टाइप में जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज ग्रेमिसिडिन, ये हमारे पास एक चैनल टाइप ऑफ आइनोफोर है। तो हमने ये देख लिया आइनोफोर्स के बारे में, हमारे पास कैरियर टाइप के थे और चैनल टाइप के थे और इनका फंक्शन हमने देख लिया। अगर हम ये हमारे पास नॉर्मल सेल में, हमारे पास किसी ह्यूमन सेल में आके ये इंसर्ट होते हैं, लिपिड सोलेबल है, यहाँ के इंसर्ट होते हैं, तो फिर उसमें क्या करना था, डिस्ट्रप्शन करवानी थी सेलुलर होमियोस्टेसिस और इन सब प्रोसेसेस की, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आयन करवा रहा है। और अगर हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर एंटीबायोटिक्स लेंगे, उनमें हमारे पास आइनोफोर्स प्रेजेंट हो गए, तो फिर आके उन माइक्रोब्स के मेम्ब्रेन को उनके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और फिर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आयन करवाएंगे। So because of essential role ion gradient in active transport and energy conservation compound that collapse ion during cellular। अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये क्या होता है कि अगर हम रिसर्च टूल के ऊपर रिसर्च टूल्स के तौर पे इनको यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हमने लैब में एक सेल को लिया, हम देखना चाहते हैं, साइंटिस्ट देखना चाहते हैं कि अगर हम उसका ग्रेडियंट डिस्टर्ब कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल बाहर जो कंसंट्रेशन थी आयन की, जो अंदर कंसंट्रेशन थी, उस कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करके हम देखना चाहते हैं कि उस सेल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम उन सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर आइनोफोर्स को इंसर्ट कर देते हैं और वो आइनोफोर्स हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास एक आइनोफोर होता है जो कि कैल्शियम के लिए होता है। वो आइनोफोर बेसिकली कैल्शियम की मूवमेंट इनसाइड द सेल करवा रहा होता है, जिसके जरिए हम डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये रिसर्च टूल्स के लिए भी यूज होता है, एंटीबायोटिक्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं हमारे पास आइनोफोर्स, और हमारे पास कहाँ से बन रहे हैं, माइक्रोब से, जो कि
ये हमारे पास क्या आते हैं, स्मॉल साइक्लिक लिपिड सोलेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आइनोफोर्स के बाद हम एक्वापोरिन्स देखेंगे। बेसिकली हम एक्वापोरिन्स को पढ़ चुके हैं कि एक्वापोरिन्स हमारे पास ऐसे चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं जो कि वाटर की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो हमारे पास जैसा कि किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन में हमारे पास जो उसकी लास्ट डक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट्यूल्स, और हमारे पास वहाँ पे और रेड ब्लड सेल में भी हमारे पास वाटर की मूवमेंट के लिए जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं। हम जानते हैं कि वाटर बगैर किसी चैनल के भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर सकता है, लेकिन वो मूवमेंट हमारे पास स्लो होती है। लेकिन जब ये चैनल्स के जरिए, एक्वापोरिन्स के जरिए वाटर की मूवमेंट होती है तो ये मूवमेंट हमारे पास फास्ट होती है। तो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्यूल्स और रेड ब्लड सेल में कुछ हमारे पास एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन होती है वाटर की। अब बेसिकली ये चैनल्स हमारे पास प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इनको हम एक्वापोरिन बोलते हैं। ये पोर्स हमारे पास, ये जो एक्वापोरिन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स के पोर्स हमारे पास इतने नैरो होते हैं कि सिर्फ वाटर के पैसेज को परमिट कर रहे होते हैं, हमारे पास साइंस को परमिट नहीं करवा रहे होते। अगर हम एक्वापोरिन से रिलेटेड क्लिनिकल एस्पेक्ट देखें तो बेसिकली हमारे पास एक्वापोरिन 2 हमारे पास ये एक्वापोरिन की एक टाइप है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट्यूल्स में ऑफ नेफ्रॉन। अगर यहाँ पे हमारे पास जो एक्वापोरिन जो प्रोटीन है, हमारे पास एक प्रोटीन है, इसके लिए जो जीन थी, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, जिस जीन की इनकोडिंग से हमारे पास ये प्रोटीन, ये चैनल बन रहा था, जब हमारे पास म्यूटेशन आ जाती है तो हमारे पास इससे एक डिजीज़ आती है जिसको हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। अब बेसिकली एक्वापोरिन ने हमारे पास वाटर की मूवमेंट करवानी थी, तो हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। एक्वापोरिन बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से वापस रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो जब हमारे पास इनमें म्यूटेशन आ जाती है तो हमारे पास ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाते, तो हमारे पास जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसनट्रेट नहीं होता, हमारे पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हमारे पास एक कंडीशन है जहाँ पे यूरिन को कंसनट्रेट नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, पोलीयूरिया लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, और पोलीडिप्सिया हमारे पास बेसिकली ग्रेट थर्स्ट लाइक जब हमारे पास बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा तो हमारे पास बॉडी में ग्रेट थर्स्ट प्रोड्यूस होती है। अब बेसिकली हमारे पास हम एक हार्मोन को जानते हैं दैट इज़ वेसोप्रेसिन। वो बेसिकली हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। तो इस केस में हमारे पास वेसोप्रेसिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिन रिसेप्टर्स के साथ वेसोप्रेसिन ने जाके अटैच होना होता है और रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है, वो रिसेप्टर्स हमारे पास वर्क नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास इस तरह से ये कंडीशन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस हमारे पास ये कंडीशन आती है। अब सबसे लास्ट पे हम सिस्टिक फिब्रोसिस को डिस्कस करेंगे। सिस्टिक फिब्रोसिस को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मेम्ब्रेन की प्रोटीन में जब डिफेक्ट आता है, हमारे पास मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें जब डिफेक्ट आता है तो हमारे पास ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस हमारे पास एक रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमारे पास एक रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये एयरवे प्रेजेंट है हमारे पास, ये मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास कोई एयरवे प्रेजेंट है, उस एयरवे में यहाँ पे 7 एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, लाइक हमारे पास एक ल्यूमन प्रेजेंट है, वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं इस एक एपिथेलियल सेल को लाइक इसको मैं जूम करती हूँ, बड़ा करती हूँ, तो मेरे पास ये एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम CFTR बोलते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन्स हमारे पास ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन बेसिकली हमारे पास क्या करवा रही होती है कि हमारे पास क्लोराइड की मूवमेंट करवाती है। क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये क्लोराइड को सेल से लेकर बाहर लेके जाते हैं, यहाँ पे बाहर लेके जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जब सोल्यूट मूव करता है तो हमारे पास वाटर उसके पीछे मूव करता है, तो इसके पीछे हमारे पास वाटर भी मूव करके जाएगा। जब वाटर मूव करेगा तो हमारे पास एयरवेज में जो म्यूकस प्रेजेंट है, ये म्यूकस ये हमारे पास थिक नहीं हो पाएगा, लाइक ये अपनी नॉर्मल कंपोजिशन में रहेगा, ये हमारे पास ज़्यादा थिक नहीं हो पाएगा। सिस्टिक फिब्रोसिस में बेसिकली हमारे पास इन चैनल्स में म्यूटेशन हो जाती है, तो हमारे पास ये क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाते। जब हम क्लोरीन हमारे पास इनसाइड द सेल से आउटसाइड नहीं आ पाती तो हमारे पास वाटर की मूवमेंट नहीं होती, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, थिकनिंग ऑफ म्यूकस हो जाती है। म्यूकस यहाँ पे एयरवेज में प्रेजेंट है हमारे पास, वो म्यूकस हमारे पास थिक हो जाता है। सिलिया जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो उस म्यूकस को क्लियरली साफ नहीं कर पाते, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एयरवे में ब्लॉकेज हो जाती है और हमारे पास लंग्स इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस चैनल के में म्यूटेशन की वजह से हमारे पास क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट नहीं हुई और हमारे पास म्यूकस की थिकनिंग से हमारे पास लंग इन्फेक्शन और एयरवे ब्लॉकेज हो गया। तो इस तरह से बेसिकली ये हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास ये होते हैं।
अब बेसिकली हमारे पास ये जो CFTR है, हमारे पास एक साइक्लिक AMP डिपेंडेंट रेगुलेटर प्रोटीन होती है। मतलब हमारे पास इसकी सिग्नलिंग जो बेसिकली हो रही होती है वो साइक्लिक AMP यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। हम जानते हैं कि हमारे पास G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को हमने डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह से G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। वो कपल्ड रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पे G प्रोटीन के G अल्फा पार्ट को एक्टिवेट करवाते हैं, इसके साथ GTP अटैच करवाते हैं। ये हमारे पास जाता है, यहाँ पे एडिनिलिल साइक्लेज हमारे पास प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। एडिनिलिल साइक्लेज हमारे पास ATP से साइक्लिक AMP बनवा देता है। तो ये साइक्लिक AMP जो सेकेंडरी मैसेंजर है हमारे पास एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिस प्रोटीन का नाम था प्रोटीन काइनेज। इस प्रोटीन काइनेज नाम है, तो इसने जाके फॉस्फोराइलेशन करवानी है। ये जाके इस हमारे पास इस सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाती है और हमारे पास बेसिकली ये एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब इसमें म्यूटेशन आ गई है तो ये हमारे पास एक्टिवेटेड नहीं होगी और हमारे पास ये अपना काम नहीं करेगी। तो बेसिकली हमारे पास साइक्लिक AMP डिपेंडेंट रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि क्लोराइड की मूवमेंट करवा रही है। डिजीज में हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, इस बीमारी में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। एक तो हमने देखा कि हमारे पास क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अगर ये एयरवेज में थिकनिंग हो रही है तो हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये मेल्स में इनफर्टिलिटी काज करता है क्योंकि हमारे पास एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ वॉज डिफरेंस। बेसिकली हमारे पास वॉज डिफरेंस ड्यूरिंग द फीटस स्टेज, लाइक जब फीटस होता है हमारे पास तो वहाँ पे जो वॉज डिफरेंस होता है वहाँ पे ये जब CFTR प्रोटीन सही से काम नहीं कर रही होती तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से थिकनिंग हो जाती है और ये वॉज डिफरेंस हमारे पास वहीं पे डीजेनरेट हो जाती है, इसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती फीटस स्टेज में। तो हमारे पास ऐसे मेल्स हमारे पास इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि इनमें वॉज डिफरेंस की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास स्वेट में जो बहुत ज़्यादा क्लोराइड लेवल प्रोड्यूस होता है वो भी इसी सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो डक्ट सेल जो डक्ट होती है, स्वेट डक्ट जहाँ पे स्वेट प्रोड्यूस होता है वहाँ से बेसिकली क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारे पास अगर ये CFTR ये हमारे पास सही नहीं है, ये हमारे पास लाइक ख़राब हो चुकी है, ये प्रोटीन हमारे पास इसमें म्यूटेशन आ चुकी है तो हमारे पास ये क्लोराइड की वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं करवाती। तो इसी तरह वो स्वेट हमारे पास ज़्यादा एलिवेटेड लेवल ऑफ क्लोराइड, लाइक उससे वो क्लोराइड ऑब्जॉर्व नहीं होता और वो क्लोराइड हमारे पास स्वेट में आ जाता है। तो ये थी सिस्टिक फिब्रोसिस जो कि एक डिजीज़ है जो कि हमारे पास अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाए तो इसके साथ रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।